म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। नमस्कार, मेरा नाम गोपाल दुलानी है और सन 2003 में मैंने इंश्योर एंड इन्वेस्ट की शुरुआत की थी और यह फर्म एक एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है और आज हम करीब 800 परिवारों को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अब सवाल आता है कि हम क्या करते हैं, हम क्या सेवाएं देते हैं। तो एमफी ने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की सर्विसेज के स्कोप को डिफाइन किया है, जिसमें हम कस्टमर को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते समय इंसिडेंटल एडवाइस देते हैं। इसके अलावा हमें उसकी रिस्क प्रोफाइल को असेस करना है और उस रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से उसको हमको हेल्प करनी है म्यूचुअल फंड की सूटेबल स्कीम्स फाइनल करने में, मतलब वह स्कीम्स जो उसके हिसाब से सूटेबल है। इसके अलावा हम अपने क्लाइंट को हेल्प करते हैं आफ्टर सेल्स सपोर्ट में, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में उसको सपोर्ट करते हैं, जैसे कि नॉमिनी चेंज करना है, एड्रेस चेंज करना है, बैंक डिटेल्स चेंज करना है, एट्सेट्रा। इसके अलावा समय समय पर हमें क्लाइंट को उसके पोर्टफोलियो को रिव्यू करने में हेल्प करनी है और ये देखना है कि बदलती हुई इकोनॉमिक कंडीशंस और उसके बदलते हुए परिस्थितियों के हिसाब से कौन सी स्कीम्स उसको रखनी चाहिए और कौन सी स्कीम्स उसको हटा देनी चाहिए। इसके अलावा हम अपने इन्वेस्टर को हेल्प करते हैं ज़्यादा सेव करने के लिए। हम उसे पुश करते हैं कि वह जितना पॉसिबल हो सके सेव कर सके। जैसे जिम में एक ट्रेनर होता है और वो हमें पुश करता है ताकि जो लास्ट के 2 से 3 पुशअप्स बोल लीजिए या रिपीटेशंस बोल लीजिए वो हम करते हैं, जिससे कि हमारी मसल्स में टियर आता है और वही सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। उसी तरह अगर हमारे पुश करने से, हमारे नज करने से कस्टमर 10% भी ज़्यादा सेव कर लेता है तो आने वाले 20 से 30 सालों में यह रकम करोड़ों रुपए हो जाती है। नॉट ओनली दैट, इसके अलावा ये देखा गया है कि कस्टमर बिना किसी सपोर्ट के अगर इन्वेस्ट करता है तो वह गलत समय में स्कीम्स को बेच देता है, उसमें कॉन्फिडेंस नहीं होता है, उसको नॉलेज की कमी होने के कारण निकल आता है उन स्कीम्स में। और चूंकि हम इस फील्ड में 25 सालों से कर रहे हैं तो हमें पता होता है कि कौन सी स्कीम अच्छी है, कौन सी खराब है। तो बुरे वक्त में जब वह उस स्कीम को छोड़ना चाह रहा है, वहाँ से निकलना चाह रहा है, उस समय हम उसकी हेल्प करते हैं, उसको नच करते हैं ताकि वह लंबे समय तक बना रहे और पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम करे और इसी पावर ऑफ कंपाउंडिंग से वह आगे चल करके बहुत अच्छे पैसे बनाता है। हमारी इन्वेस्टमेंट फ़िलोसॉफ़ी क्या है? हमारी इन्वेस्टमेंट फ़िलोसॉफ़ी में हम इस बात को बिलीव करते हैं कि एक इन्वेस्टर लंबे समय में ही पैसा बनाता है, न कि शॉर्ट टर्म में या रातों रात कोई अमीर नहीं बन सकता। और इसलिए हम वैसी स्कीम्स को सेलेक्ट करने में हेल्प करते हैं जो लंबे समय में वेल्थ क्रिएट करती हैं। हम इस बात पे बिलीव नहीं करते कि बार बार स्कीम्स को बदला जाए, बार बार स्कीम्स को चर्न किया जाए। ये बात अलग है कि अगर इकोनॉमिक कंडीशंस चेंज हो गई हैं, मार्केट के वैल्यूएशंस चेंज हो गए हैं, तो वैल्यूएशंस को देखते हुए, कंपैरेटिव वैल्यूएशंस को देखते हुए हम लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में चेंज करने के पक्ष में हैं। हम वेल्थ क्रिएट करने के लिए बहुत ज़्यादा रिस्क लेने के पक्ष में नहीं होते हैं। हम ये मानते हैं कि इन्वेस्टमेंट करते समय वॉरेन बफेट की इस सलाह को हमें फॉलो करना चाहिए, जिसमें इनके 2 रूल्स हैं। पहला रूल ये है कि डोंट लूज़ योर मनी और दूसरा रूल है कि ऑलवेज रिमेंबर द रूल नंबर 1। इसका मतलब यह नहीं कि हम कैलकुलेटेड रिस्क लेने के पक्ष में नहीं हैं। आपने सुना होगा कि म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। जो स्टॉक मार्केट का सिस्टेमिक रिस्क है उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता, उसको डाइवर्सिफिकेशन वगैरह करके हम मैनेज कर सकते हैं, ख़त्म नहीं कर सकते। सिस्टेमिक रिस्क हमेशा बरकरार रहता है। इसलिए हम ये कहते हैं कि अगर किसी को वेल्थ क्रिएट करने के लिए इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करना है तो उसका टाइम होराइजन लगभग 6 साल का होना चाहिए, क्योंकि 6 साल में एक बिजनेस साइकिल, एक तेज़ी और मंदी करीब पूरी हो जाती है। इसके अलावा अगर किसी को शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, 1 साल 2 साल के लिए, तो वो इक्विटी फंड में इन्वेस्ट ना करके लिक्विड और डेब्ट फंड्स में इन्वेस्ट करे। नॉट ओनली दैट, इन्वेस्टमेंट करते समय हमेशा अपनी रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से ही इन्वेस्ट करें। अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं तो स्कीम्स का सिलेक्शन कंजर्वेटिव होना चाहिए। इफ़ यू आर अग्रेसिव इन्वेस्टर देन ओनली आपका इन्वेस्टमेंट अग्रेसिव होना चाहिए। अदरवाइज़ हमने ये देखा है कि दूसरों को देख करके या गूगल पे सर्च करके एक कंजर्वेटिव या मॉडरेट इन्वेस्टर भी एग्रेसिव स्कीम्स में इन्वेस्ट करता है और हाथ जला बैठता है और बाद में म्यूचुअल फंड कंपनीज़ को दोष देते हैं कि यार ये म्यूचुअल फंड ख़राब है।
जो लीजेंडरी इन्वेस्टर हैं मिस्टर वारन बफेट, उनके गुरु रहे हैं मिस्टर बेंजामिन ग्राहम। उन्होंने अपनी बुक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर में ये डिफाइन किया है कि इन्वेस्टर कौन है और स्पेक्युलेटर कौन है। तो इन्वेस्टमेंट की उन्होंने डेफिनेशन ये दी है, एन एक्टिविटी जो कि बहुत ही रिगोरस है और उसमें बहुत ही ज़्यादा स्टडी करके कंपनी की बैलेंस शीट, कंपनी की एसेट्स, कंपनी की लाइबिलिटीज़, इनकम और डिविडेंड वगैरह को स्टडी करके जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो हम एक्टिविटी करते हैं उसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और इसमें सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरी जो एक्टिविटी स्पेकुलेशन की जो एक्टिविटी है, उसके लिए वो कहते हैं कि इसमें इन्वेस्टर जो होता है या जो पैसा डालने वाला होता है वह सिर्फ प्राइस के अप्स एंड डाउन्स को देख करके इन्वेस्ट करता है, न कि कंपनी के फंडामेंटल्स को। तो उसे हम स्पेक्युलेटर कहते हैं और हिंदी में हम उसे सट्टेबाजी कहते हैं। मिस्टर बेंजामिन ग्राहम के हिसाब से स्पेक्युलेशन की एक्टिविटी में पूरा जोर प्राइस पे ही होता है कि हमने कोई शेयर 100 रुपये में खरीद लिया और ये उम्मीद करते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो हमसे उसे ज़्यादा पैसे में खरीद लेगा। मिस्टर बेंजामिन ग्राहम का फोकस ये है कि इन्वेस्टमेंट एक ऐसी एक्टिविटी होनी चाहिए जिसमें सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल होना चाहिए, मतलब सीरियस लॉस को अवॉइड करना है। यहाँ पर ध्यान रखने योग्य बात है कि हम रिस्क को कंट्रोल में रखें। मेरा यहाँ पर बार बार रिस्क को डिस्कस करने का मतलब यही है कि मैंने पिछले 20 से 25 सालों में हर प्रकार की परिस्थितियां देख ली हैं और मार्केट को मुझे समझने का अनुभव मिला है। एक चीज़ और मैं डिस्कस करना चाहूँगा। जनरली मेरे पास जो लोग आते हैं, इन्वेस्टर्स आते हैं, तो मैंने ये देखा है कि कई लोग गूगल में टॉप 10 की स्कीम्स देख लेते हैं और उनको लगता है कि हम बड़ा इजीली इस चीज़ को समझ सकते हैं कि कौन सी स्कीम अच्छी है और कौन सी स्कीम खराब है। तो इस चीज़ को विस्तार से देखेंगे और रिस्क को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर स्क्रीन में आपके सामने दो तरह की स्कीम्स का परफॉर्मेंस दिया गया है। एक स्कीम ए है और एक स्कीम बी है। तो पहली जो स्कीम है, स्कीम ए है, उसके रिटर्न्स देखें तो पहले साल उसने 40% पॉजिटिव रिटर्न दिया है, दूसरे साल 50% पॉजिटिव रिटर्न दिया है, तीसरे साल -60% रिटर्न दिया है और चौथे साल पॉजिटिव 65% रिटर्न दिया है। और इसका जो एवरेज रिटर्न आया है वो 23.75% का रिटर्न्स आया है। जो स्कीम बी है उसने जो रिटर्न्स दिए हैं वो है पहले साल 20%, दूसरे साल 15%, तीसरे साल 17% और चौथे साल फिर 20%। अगर इसका एवरेज करें तो 18% इसके रिटर्न्स आए हैं। तो गूगल में टॉप 10 स्कीम जब देखते हैं तो हमको हमेशा कौन सी स्कीम हम चुनेंगे? स्कीम ए। कोई भी व्यक्ति स्कीम ए को चुनेगा कि उसने ज़्यादा रिटर्न दिए हैं, लगभग 4-4.5% एक्स्ट्रा रिटर्न दे दिए हैं, तो ऑब्वियसली स्कीम ए हर व्यक्ति सेलेक्ट करेगा। लेकिन अगर देखें कि पिछले 4 सालों में अगर किसी ने 100 रुपीज़ दोनों स्कीम्स में इन्वेस्ट किया होता तो पहली वाली स्कीम में 100 रुपया बढ़ करके 138 रुपया 60 पैसा मीन्स 138 रुपीज़ 0.60 हो गया है। वहीं अगर स्कीम बी में किसी ने 4 साल पहले 100 रुपीज़ लगाए होते तो कम रिटर्न्स आने के बावजूद उस स्कीम में 193.75 रुपीज़ हो गए हैं। तो स्कीम बी ने रिटर्न्स कम दिया लेकिन पैसा ज़्यादा बना। इस चीज़ को जो व्यक्ति समझ जाएगा, मुझे लगता है वह एक अच्छा इन्वेस्टर बन सकता है। यहाँ पर एक और बात ध्यान देने की है कि अगर किसी स्कीम में रिस्क ज़्यादा है तो कई बार ऐसा होता है कि मार्केट के डाउनफॉल में उसमें इतनी गिरावट आ जाती है कि उसको वापस कवर करने में या तो बहुत साल लग जाते हैं या फिर शायद कवर ना हो पाए। अगर 100 रुपये का 10 रुपये या 20 रुपया हो गया है तो वापस आने के लिए आपको हर साल 100% के रिटर्न आने वाले 4 साल 5 साल तक चाहिए। जबकि अगर कोई स्कीम 100 रुपये के 80 रुपये हो गई है तो आपको मात्र 25% के रिटर्न चाहिए 1 साल के लिए। तो हाई रिस्क स्कीम को डाउनफॉल के बाद रिकवर करने में बहुत समय लग जाता है और बहुत सारी अपॉर्चुनिटी छूट जाती है। मेरे पास जो इन्वेस्टर्स आते हैं, खासकर नए इन्वेस्टर्स, उनका सवाल होता है कि हमको म्यूचुअल फंड से कितने रिटर्न्स की उम्मीद करनी चाहिए। तो इस स्क्रीन पे मैंने एक आपको इमेज शो करी है जिसमें हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का पिछले 30 से 40 सालों का परफॉर्मेंस हमने यहाँ पर दिखाया हुआ है। और इसको देखने पर हमको पता चलता है कि पिछले लगभग इतने 30-40 सालों में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के जो रिटर्न्स रहे हैं वो एवरेज 13 से
14% रहे हैं। 13 से 14 इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर कभी तेज़ी होती है तो रिटर्न्स हमको 1-8% ज़्यादा दिखता है, और थोड़ा सा मार्केट अगर गिरावट हुई है उस समय देखते हैं तो 1-8% कम दिखता है। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE सेंसेक्स जो है वो रिप्रेजेंट करता है टॉप की 30 कंपनीज़ को। तो ये लार्ज कैप के रिटर्न्स हैं। लार्ज कैप स्कीम्स की तुलना में मिड कैप और स्मॉल कैप स्कीम्स में रिटर्न्स थोड़े से ज़्यादा उम्मीद की जा सकती है, बट एवरेज हमने ये देखा है कि 13 से 14% के बीच की उम्मीद होनी चाहिए। मिड कैप में और स्मॉल कैप में रिस्क ज़्यादा होता है और थोड़ा सा रिटर्न्स उसमें ज़्यादा उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इन्वेस्टर्स भूल जाते हैं मिड कैप में और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते समय, वो ये कि इनमें रिस्क ज़्यादा है। जब मैं लोगों से बात करता हूँ तो जब तेज़ी होती है तो मेरे पास जो इन्वेस्टर आते हैं वो बहुत बुलिश होते हैं, और जब मैं उनको रिस्क के बारे में बताना चाहता हूँ तो वो बोलते हैं कि इस रिस्क है तो इश्क है। तो उस समय मुझे हंसी आती है कि वो तेज़ी का डायलॉग है, मंदी में डायलॉग चेंज हो जाता है। इसको हम ऐसे समझें कि सबसे बड़ा जो 20-25 सालों में जो हम डाउनफॉल देखते हैं स्टॉक मार्केट, वो 2008 का रहा है, फाइनेंशियल क्राइसिस का। तो फाइनेंशियल क्राइसिस में जो डाउनफॉल आया स्कीम्स में या फंड्स में, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं, तब हम समझ पाएंगे कि रिस्क कैसा होता है और क्या होता है। तो 2008 में सेंसेक्स करीब गिरने के पहले 21,000 के आसपास था, और सेंसेक्स गिरने के बाद 9,000 पॉइंट से भी नीचे चला गया। तो इसको ऐसा समझते हैं कि अगर किसी का लार्ज कैप स्कीम्स में पैसा था तो वो 10 लाख से गिर करके लगभग 6 लाख पे आ गया। 40% के आसपास, 35-40% के आसपास का डाउनफॉल हो गया। इसी तरह जो मिड कैप स्कीम्स थी उसमें 10 लाख रुपए गिर करके लगभग 5.5-6 लाख के आसपास आ गया। 45% के आसपास का डाउनफॉल आया। और जो स्मॉल कैप कंपनीज में जिसने डाला था 10 लाख रुपए, वो गिर करके 4.5 लाख हो गया। ओके, तो करीब 55% का डाउनफॉल आया स्मॉल कैप में। ये डाउनफॉल के समय पता चलता है कि रिस्क एग्जैक्टली क्या होता है। अब इसको दूसरे तरीके से समझते हैं कि जो अधिकतर जो कोच होते हैं वो एग्जाम्पल देते हैं कि मैंने अपने हाथ में खाली ग्लास रखा है तो मुझे भार नहीं लगेगा, हल्का लगेगा, और अगर मैंने उस ग्लास को 2 घंटे या पूरा दिन पकड़ लिया तो मैं पकड़ नहीं पाऊंगा। यही म्यूचुअल फंड की स्कीम्स पे यही बात लागू होती है। अगर आपका पैसा 10 लाख गिर करके 6 लाख हो गया, 5 लाख हो गया, और 15 दिन 1 महीने बाद कवर कर लिया तो दर्द पता नहीं चलता है। लेकिन अगर वही स्थिति लंबे समय तक चलती है तब पता चलता है कि इन्वेस्टर के पास कितना पेशेंस है। इसको ऐसे समझते हैं कि जब 2008 के बाद मार्केट गिरा तो लार्ज कैप स्कीम को जो 10 लाख से 6.5 लाख करीब हो गया था, वापस 10 लाख होने में, अपना प्रिंसिपल तक आने में 1.5 साल लग गया। तो इन्वेस्टर को 1.5 साल तक अपना पोर्टफोलियो लॉस में दिखता रहा। इसकी तुलना में मिड कैप में एक तो गिरावट ज़्यादा आई थी, दूसरा उसको वापस कवर करने में, प्रिंसिपल को कवर करने में लगभग 3 साल लग गए। इसके कंपैरिजन में आप देखिए कि स्मॉल कैप स्कीम्स में 10 लाख का 4.5 लाख हो गया था, और उसको वापस करने में, वापस रिकवर करने में, प्रिंसिपल तक पहुंचने में 6 साल लग गए। तो आप उस इन्वेस्टर की जगह पे खुद को रख के देखिए कि अगर आपका पोर्टफोलियो आधे से कम हो गया या आधा हो गया, और आने वाले 5-6 साल तक, 4 साल तक, 5 साल तक अगर नहीं प्रिंसिपल पे आता है तो आप कैसे बिहेव करेंगे। और यहीं पर बिहेवियरल फाइनेंस या बिहेवियरल इकोनॉमिक्स काम आती है। और बहुत सारे इन्वेस्टर जो मुझे तेज़ी में बोलते हैं कि मैं तो कितना भी रिस्क ले सकता हूँ, यहाँ पर आकर के टूट जाते हैं और उनका बिहेवियर बदल जाता है, और वो बोलते हैं कि यार मुझे तो एफडी में लगा लेना था, मुझे गोल्ड में लगा लेना था, मुझे लॉस में पैसे निकाल के दे दो, मैं लॉस बुक कर लूँगा और मैं कहीं ज़मीन में लगा लूँगा, यहाँ लगा लूँगा। और कई इन्वेस्टर लॉस बुक कर लेते हैं, और ये जो लॉस हुआ चूँकि आपने वहाँ से निकाल लिया तो अब यहाँ से रिकवर होना मुश्किल होता है। तो यहाँ पर आप समझिए कि हम बार बार जो एक्सपीरियंस्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं वो रिस्क पे बार बार जोर देते हैं, और इन्वेस्टर को जब हम नए इन्वेस्टर से बात करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि उसको इस बात का एहसास दिलाएं कि तेज़ी में डायलॉग मारना आसान होता है कि रिस्क है तो इश्क है, लेकिन मंदी में वही इन्वेस्टर जो होता है
वह डिफरेंटली बिहेव करने लगेगा। तो एक एक्सपीरियंस म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर होने के नाते यहाँ पर हमको कस्टमर को एजुकेट करना पड़ता है और हम वह करने की कोशिश करते हैं। आवर इनकम फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स, जो नए इन्वेस्टर होते हैं खासकर वह हमसे सवाल पूछते हैं कि आप कुछ चार्ज करोगे क्या, या आप कैसे कमाते हो। तो मैं एक्सप्लेन कर दूं कि भारत सरकार का जो ऑर्गेनाइजेशन है सेबी, उसके हिसाब से दो टाइप के लोग भारत में होते हैं, दो टाइप के मॉडल्स हैं। पहला है फाइनेंशियल प्लानर्स, जो कि इन्वेस्टर के साथ बैठ करके उसका फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं और उसकी नीड को समझ करके उनको एक फाइनेंशियल प्लान बना के देते हैं, और उसके बदले में वह अपनी समझिए कि फ़ी चार्ज करते हैं। जैसे डॉक्टर्स होते हैं फ़ी चार्ज करते हैं, वैसे फाइनेंशियल प्लानर भी फ़ी चार्ज करते हैं, और इन्वेस्टर को उनको डायरेक्टली फ़ी देनी होती है, और बदले में वो जो प्लान सजेस्ट करते हैं वो डायरेक्ट प्लान्स होते हैं, उनको म्यूचुअल फंड से कोई कमीशन नहीं मिलती है, वो कस्टमर से डायरेक्टली फ़ी चार्ज करते हैं। इसके अलावा जो दूसरा मॉडल है वो है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन का। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन में जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो कस्टमर से डायरेक्टली फ़ी चार्ज नहीं कर सकता, बदले में वह जो स्कीम सेल करता है उसके बदले में उसको म्यूचुअल फंड कंपनियां कमीशन देती हैं, और यह लगभग 0.5% से लेकर के 1.25% तक जाता है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के केस में, और एवरेज अगर देखा जाए तो हमें 0.75% के आसपास की ब्रोकरेज आती है। ये मेरे पिछले कई सालों का अनुभव रहा है, और ये हमारे लिए सोर्स ऑफ इनकम होता है। इसी में से फिर हमें जीएसटी भी पे करना है, हमारी ऑफिस के एक्सपेंसेस भी निकालने हैं, और इनकम टैक्स भी पे करना है। ये हमारा इनकम का मॉडल है। यह जो कमीशन है कि एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को कितनी कमीशन मिलेगी, इसके ऊपर भी सेबी ने कुछ रूल्स बनाए हुए हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी कंपनी अपने मन से कितनी भी कमीशन दे दे, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर सेबी ये ध्यान रखती है कि कमीशन के लालच में कोई म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर मिस सेलिंग न करे, कि जिसमें उसको कमीशन ज़्यादा है वह स्कीम को ज़्यादा प्रमोट करे या पुश करे। इसलिए सेबी ने कुछ स्लैब्स बनाए हुए हैं कि कौन सी कंपनी कौन सी स्कीम कितना कमीशन दे सकती है, ताकि मिस सेलिंग का डर ना हो। तो हम जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर जो स्कीम सजेस्ट करते हैं वो रेगुलर प्लान्स होते हैं, न कि डायरेक्ट प्लान्स।